नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। आज एक खास शख्सियत के साथ हम यहां पर बैठे हुए हैं। आपको बता दूं, कैबिनेट मिनिस्टर चंदन रामदास जी आज हमारे साथ है। सबसे पहले क्योंकि हम कुमाऊं रेंज से आते हैं, इसलिए कुमाऊनी में ही कुछ बातें पूछूंगी। कशा सर भलचन 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 कैसे लगना, इतू ठुल जिम्मेदारी आपकी कैबिनेट में मिल गए, कैसे लगना? धामीजुल पहले भी कैबिनेट मंत्री बना और ठुल जिम्मेदारी ले दे रखी। पहले तो मैं दिलल उनको धन्यवाद दिनूँ और यह जिम्मेदारी के ईमानदारी और निष्ठाल निभाना लीजी पूरी कोशिश करो के लिए जो विश्वास व्यक्त कर रखो जनता और जो 6 महीनों कार्यकाल हमार धामीजी रहो, जो विश्वास, जो घोषणाएं, जो चीज़ें लीजिए उन्होंने कहो, वो परिलक्षित रूप में 47 सीट दोबारा हम जीत भी आई। एक इतिहास कायम हो, एक मिथक टूटो और अब जनता के वायदों में हम पूर्ण करना लीजिए, पूर्ण चेष्टाल ईमानदारी और काम करना चाहिए। ईमानदारी में काम करनी चाहिए। वैसे आप लोगों को बता दूं, क्योंकि गढ़वाल से भी देखते हैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अन्य भाषाएं आती है, गढ़वाली कुमाऊनी नहीं आती है, तो उनके लिए आप हिंदी में बातचीत कर लेते हैं क्योंकि वो भी काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी इनको कैबिनेट में बहुत सारे पद मिला है, जैसे समाज कल्याण मिला है, अल्पसंख्यक कल्याण मिला है, परिवहन मिला है, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग मिला है, खादी ग्राम उद्योग मिला है। बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको मिले हैं सर। मेनली बात कर लेते हैं समाज कल्याण और परिवहन की। अभी इस समय पे परिवहन की जो स्थिति है, जैसे बसों की, रोडवेज बसें हैं, उनकी स्थिति देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत गंदी सी, कोई भी उस पर ट्रैवल करना पसंद नहीं करेगा, बदबू आएगी और कहीं ना कहीं वो जो देखने में ही अजीब सी लगती है। आपको वहाँ पर क्या रोल रहने वाला है? देखिए, परिवहन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है और उसमें खासकर जो रोडवेज सेक्टर है, बिल्कुल रोडवेज सेक्टर की स्थिति गंभीर है और अभी तो स्थिति यह है कि कर्मचारियों को वेतन मिलना भी दुर्लभ हो रहा है। बिल्कुल वही बात। मगर मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने अभी 150 करोड़ रुपया वेतन के लिए जारी किया है। मैं हमारा पहला प्रयास होगा कि जो वेतन का बैकलॉग है उसको हम पूरा करें और कर्मचारियों में ऊर्जा भरने का काम करें, उनकी दिक्कतों को सुनने का काम करें। कैसे रोडवेज की स्थिति में सुधार आए, क्या हो सकता है, अभी तो मैं पहले अधिकारियों के साथ बैठ के विभाग की समीक्षा करूंगा, उनकी क्या दिक्कतें हैं, क्या हम कर सकते हैं। जो भी करना होगा मैं उसमें ईमानदारी निष्ठा से करूंगा, क्योंकि रोडवेज का जब स्थापना हुई वो पहले से ही घाटे से हुई और उसके बाद जो कोरोना काल चला, कोरोना काल में और भी दिक्कत हो गई थी। इसलिए जो परिवहन सेक्टर है, चाहे वो छोटा गाड़ी वाला हो, चाहे बड़ा गाड़ी वाला हो, चाहे रोडवेज वाला हो, इस कोरोना काल में बहुत नुकसान में हुआ है। उसको ठीक करने के लिए हमको बहुत कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत प्रयास करने की आवश्यकता है, ये तो आपने सही कहा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जैसी सरकार बनती है और बहुमत के साथ आप दोबारा आए हैं, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, डीजल के दाम बढ़ गए हैं, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए। लेकिन मेनली पेट्रोल डीजल की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर रोडवेज की बसों में भी दिखेगा और आम यात्री जो उस पर बैठते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली बैठती है, तो उनकी जेबों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। क्या टिकट महंगे होंगे? देखिए, अभी जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की दाम बढ़े हैं, रशिया और यूक्रेन का जो ये युद्ध का मामला चल रहा है, उसका असर पूरे विश्व में तेल पर भी पड़ा हुआ है और तेल महंगा होने के कारण बहुत से लोग संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। मगर अभी ये प्रकरण मेरे पास नहीं आया है। मैं विभाग को बुला के बात करूंगा और ये कोशिश करूंगा कि जनता पर बोझ न पड़े, मगर तेल का घाटा कैसे पूरा हो, कैसे उस स्थिति को उबारा जा सके, इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, मतलब अभी इस बारे में कुछ ऐसा नहीं है कि अभी जनता की जेब पे कुछ हमला हो सकता है। अच्छा, इससे आगे बात करते हैं, क्योंकि 4 बार बागेश्वर की जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया है। शायद ये इतिहास रहेगा बागेश्वर विधानसभा में कि 4 बार चंदन रामदास जी वहाँ से जीते हैं। वहाँ भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कुछ तो बहुत अच्छे काम है, जैसे आपने पुल निर्माण करवाए हैं और बागनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं पर जो मूलभूत चीज़ें हैं, क्योंकि जनता ने इतना प्यार दिया है, जैसे अभी वहाँ पर एम्स की बात की जा रही थी कि कुमाऊं में एम्स होना चाहिए और मेनली बागेश्वर की बात की जाती। खुद आपकी तबीयत जब खराब हुई थी तो आपको भी रेफर हल्द्वानी किया गया था। तो इस तरीके की चीज़ों से आप तो विधायक थे, आपने डील कर लिया, लेकिन आम जनता कैसे डील करेगी?
देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र में बहुत दिक्कतें हैं, वही। मगर मैंने इस कोरोना पीरियड को, जब बहुत दिक्कतें हो गई थी, एक सबक के रूप में लिया। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जिला अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर हैं, सभी स्पेशलिस्ट हैं, और मैंने 5 करोड़ की सीटी स्कैन मशीन के लिए पैसा स्वीकृत करा दिया है, जिसका टेंडर यहाँ महानिदेशक स्तर पर हो गया है। और मेरे पास जो बड़े ऑक्सीजन प्लांट लग गए हैं, मेरे पास बच्चों का अलग से 20 बेड का अस्पताल खुल गया है। मैंने बड़ों के लिए आईसीयू और बच्चों के लिए आईसीयू, और मेरे वहाँ सौभाग्य से 2 बेड का डायलिसिस यूनिट शुरू हो गया है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि इस समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में बागेश्वर में है। और मैं चाहता हूं कि और भी, मेरे पास आज ट्रामा सेंटर है, मेरे पास ब्लड बैंक है, ये सभी सुविधाएं मैंने बागेश्वर जिला अस्पताल में कर दी हैं, और भी इस क्षेत्र में और भी करने की आवश्यकता है। आज फिर भी बहुत सुविधाएं मेरे पास हैं। अच्छा, जैसे जिला अस्पताल की आप बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में है कि एक बेस अस्पताल भी खुल जाता। बेस अस्पताल के लिए हमारे पास 250 नाली ज़मीन भी है, मगर भारत सरकार ने बेस अस्पताल का कंसेप्ट ख़त्म कर दिया। मगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम प्रत्येक ज़िले में हम मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। आने वाले समय में ये घोषणा भी माननीय प्रधानमंत्री की मूर्त रूप होगी, और बागेश्वर में भी मेडिकल कॉलेज के लिए मार्ग प्रशस्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। अच्छा, चंदन रामदास जी, जैसे आपकी विधानसभा है और भरपूर प्यार आपको मिला है वहाँ से, लेकिन देखा जा रहा है जैसे बागेश्वर से लीती, क्योंकि बहुत पिछड़ा हुआ गांव है लीती, वहाँ पर बिजली कनेक्शन का प्रॉब्लम है, पानी का दिक्कत है, वहाँ की जनता बहुत परेशान रहती, तो वो सुदूरवर्ती गाँव के लिए क्या कुछ किया जाएगा? अब देखिए, लीती मेरा क्षेत्र तो बागेश्वर जो आरे है वहाँ से समाप्त हो जाता है। अच्छा। फिर कपकोट विधानसभा है। अब कपकोट विधानसभा में हमारे युवा विधायक सुरेश गढ़िया जी चुन के आए हैं। हम लोग मिलके, हम दोनों विधायक और मंत्री मिलके कपकोट क्षेत्र का भी हम समुचित विकास करेंगे। लेकिन अब पूरी टकटकी लगाए, पूरा कुमाऊं आपको देख रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी खुशी आपको ही होगी कैबिनेट मिनिस्टर बनने पे, उससे कई गुना ज़्यादा खुश वो लोग हुए थे, क्योंकि अभी वहाँ बहुत सारा काम बाकी है। नहीं, कुमाऊं के साथ साथ मुझे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है। बिल्कुल, उत्तराखंड की और मैं पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। अच्छा, आप समाज कल्याण विभाग की ओर पे बात कर लेते हैं। समाज कल्याण विभाग पे आप किस तरीके से काम करने वाला है, क्या आपकी उस पर भूमिका रहने वाली है? देखो, समाज कल्याण विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है। समाज कल्याण विभाग में कम से कम 32 सेक्टर हैं, और काम करने के लिए समाज कल्याण विभाग बहुत बड़ा विभाग है। अंतिम छोर पर बहते हुए गरीब, महिला, विधवा, दिव्यांग, बुजुर्ग तक पहुंचकर हम समाज कल्याण की सेवा कर सकते हैं। और जो मुझे छात्र कल्याण मिला है, उस पर भी हम बच्चों को क्या क्या सुविधा दे सकते हैं। और समाज कल्याण विभाग में अधिकतर सेक्टर भारत सरकार से केंद्र पोषित हैं। बहुत वर्षों से भारत सरकार से केंद्र पोषित का पैसा नहीं आ रहा है, और मैं कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार व माननीय मंत्रियों से मिलकर मैं यहाँ अधिक से अधिक धनराशि लाकर समाज कल्याण विभाग को मजबूत विभाग बनाने का प्रयास करूंगा। अच्छा, छात्र कल्याण आपके पास है, जैसे आपने अभी बात करी थी, छात्र कल्याण के बारे में बात करते हैं। उसमें ना स्कॉलरशिप को लेकर हमेशा बनना रहता है कि ये धांधली हो गई, वो धांधली हो गई, और एसआईटी की जांच बैठते रहती है। तो आपसे जानना चाहूँगी, आपके कार्यकाल में क्या रहेगा छात्रों को लेकर, क्योंकि देखा जाता है कि एक छात्र, मतलब जो गरीब लोग होते हैं, उनको वो स्कॉलरशिप नहीं पहुँच पाती है, चाहे वो किसी भी वर्ग के लोग हों। बीच में समाज कल्याण में छात्रवृत्ति घोटाले के रूप में चर्चित रहा। अभी मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ, और मुझे जो जानकारी मिली है उसमें कई अधिकारी भी फंसे हैं, कुछ वसूली भी हुई है। मगर अभी माननीय उच्च न्यायालय में ये प्रकरण विचाराधीन है, इसलिए अधिक बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। मगर मैं इसमें विभाग के अधिकारियों को बुलाकर इसकी गंभीरता से मैं इसको देखूंगा भी, और उसकी जानकारी भी लूँगा, और ये पूरी कोशिश करूँगा जो पुरानी जो ये हुआ है आगे ये बिल्कुल न हो, और गरीब, अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के, जनजाति के बच्चों को समय पर छात्रवृत्ति मिले,
उनको समय पर जो सुविधाएं समाज कल्याण विभाग देता है उसको दिलाने का प्रयास करूँगा। अच्छा सर, इसमें बीपीएल वाले भी ऐड होंगे? बीपीएल भी है इसमें, जी हाँ। अच्छा, जैसे अभी आप लोगों ने आते ही एक फैसला लिया था यूनिफॉर्म सिविल कोड का, कि समान नागरिक संहिता आपके डिपार्टमेंट में इसकी खास तौर पे ज़रूरत पड़ने वाली है, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये कानून लाने की बात चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही थी और जन समर्थन मिला। इसलिए जब जन समर्थन मिला तो हमने पहली कैबिनेट में इसके लिए प्रावधान किया। कई बात आई कि इसमें पहले न्यायिक रूप से इसका पूरा अध्ययन कर लिया जाए और इसलिए कमेटी में हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को और कई सेक्टरों से हम लोगों ने उसकी कमेटी का गठन किया है और एक समयबद्ध तरीके से उसकी हम समीक्षा करेंगे, उनके सुझाव लेंगे, जो अच्छा होगा उसको अपनाने का प्रयास करेंगे। इसका फ़ायदा कैसे पहुंचेगा? मतलब जो सुदूरवर्ती लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उन्हें फ़ायदा किस तरीके से पहुंचेगा? ये उन्हीं के लिए है। अगर एक्ट बन जाएगा और ये लागू हो जाएगा तो जो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो तलाकशुदा हैं, जो गरीब हैं, जिनके लिए इसकी आवश्यकता पड़ रही है, उनको इसका सीधे लाभ होगा। चलिए, ये तो अभी हम कैबिनेट मिनिस्टर जी से बात कर रहे हैं, लेकिन अब जान लेते हैं, क्योंकि कुमाऊं रेंज में तो आपको जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब और आपके बारे में जानते हैं। चंदन रामदास जी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे सफ़र आगे बढ़ा और आज कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में आप यहाँ पर विद्यमान हैं? देखिए, मैंने ग्रेजुएशन एमबी डिग्री कॉलेज हल्द्वानी से किया और एमए मैंने नैनीताल से किया और लॉ करने के लिए मैं कुमाऊं यहाँ लखनऊ यूनिवर्सिटी गया। 2 साल का मेरा विधि का ज्ञान है, मगर मुझे विशेष परिस्थिति में खादी ग्रामोद्योग आयोग में मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए नासिक जाना पड़ा और मैंने 1 वर्ष का खादी और ग्रामोद्योग और उद्योग के प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं 1980 में बागेश्वर आया। मैंने खादी ग्रामोद्योग का काम किया और सामाजिक क्षेत्रों में मेरे स्कूल चलते थे, जूनियर हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, बालवाड़ियों से मैंने शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्र से मैंने अपनी शुरुआत करी और यही शुरुआत करते करते 97 में नगर पालिका बागेश्वर का चेयरमैन रहा। यहाँ 2007 में मैं पहली बार विधायक बना। 2 साल 2010 से 12 तक मैं संसदीय सचिव सिंचाई और समाज कल्याण के दायित्व में रहा। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष रहा। अनुसूचित जाति जनजाति समिति का कई वर्षों तक मैं अध्यक्षता की है मैंने विधानसभा में। लोक लेखा समिति का मैं दायित्व दिया है। उसके बाद मैं 2012 में विधायक बना, 2017 में विधायक बना और सौभाग्य से मुझे 2022 में भी विधायक बनने का मौका मिला। अच्छे मतों से जीत के आया हूँ और इसी रूप में मुझे मेरी वरिष्ठता को देखते हुए, मेरे काम को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कैबिनेट मंत्री का दायित्व दिया और बहुत महत्वपूर्ण विभाग दिए और मुझे लगता है कि मैं उनके विश्वास पर कायम करते हुए इन कार्यों को ईमानदारी और निष्ठा से निभाऊंगा। अच्छा, आपका देखा गया है, ये तो आपने अपने बारे में बताया, देखा गया है कि आपने आते ही कांग्रेस पे सीधा तीखा तंज कसा है कि कांग्रेस को तो अपना आता पता कुछ है ही नहीं। देखो, कांग्रेस अपनी गुटबाजी में उलझी हुई है और जिस तरीके से प्रदेश में माहौल बन रहा था कि कांग्रेस तो सत्ता में आ रही है, मगर आज आपने देखा ये मिथक भी टूटा है उत्तराखंड में और सारे मिथक इस बार टूटे हैं और मैं समझता हूं कि जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। आज भी अपना अभी विधानसभा का सत्र निपट गया, वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाए क्योंकि कांग्रेस नेपथ्य में है। एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका के रूप में उनको होना चाहिए और मेरा सुझाव है वो अपने को सुधारेंगे। अच्छा, अब आते ही, क्योंकि अभी तो आप समीक्षा कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं किस डिपार्टमेंट में क्या कुछ होता है, तो आते ही सबसे पहला काम आप किस पे करेंगे, क्या करेंगे? समाज कल्याण पे करेंगे, परिवहन पे करेंगे, किस पे करेंगे? सभी विभागों पर करेंगे। मैंने से क्या करेंगे? सबसे महत्वपूर्ण विभाग तो है आपका समाज कल्याण। उसके बाद जो परिवहन विभाग है उसमें रोडवेज सेक्टर भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमको पहाड़ में अगर अपने बच्चों को रोजगार देना है, जो बेरोजगारी के स्तर पर हैं
उसमें जो लघु और मध्यम उद्योग मुझे मिला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके माध्यम से हम अपने पर्वतीय क्षेत्र में जो स्थानीय उत्पाद है, चाहे कृषि का उत्पाद है, चाहे उद्यान से हम जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हैं, जड़ी बूटी से जुड़े हैं, और अन्य जो गृह उद्योग हैं, हम उन उद्योगों की स्थापना करके अपने बच्चों को बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करेंगे। ये भी मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर है। खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से भी रोजगार का सृजन किया जा सकता है। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ खादी ग्रामोद्योग में, मैंने प्रशिक्षण लिया है, मगर जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र की हिलवुल योजना है, आज वो चौपट पड़ी है। हमारे बुनकर, हमारे कतकर सब बेरोजगार हैं और उस पर कोई आगे आने को तैयार नहीं है। उस पर भी मैं बहुत कुछ करने की चेष्टा करूँगा। पहाड़ में पंखियाँ बनती थी, थुलमा बनता था, शॉल बनते थे और कालीन बनते थे, वो सेक्टर बिल्कुल बंद है। इस पर मैं विशेष प्रयास करूँगा। और मुझे अल्पसंख्यक कल्याण भी मिला है, और अल्पसंख्यक कल्याण में सभी धर्मों के लोग हैं। मैं चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कल्याण की योजनाएं भी सबको मिले, और हम जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि सबको न्याय मिले, सबको कारोबार मिले, सबको हम विश्वास के रूप में करें, तो ये इन योजनाओं के माध्यम से सभी वर्गों का उत्थान की कोशिश करूँगा। तो यह है हमारे साथ चंदन रामदास जी, जो कि बागेश्वर से 4 बार के विधायक हैं, इसके अलावा अभी कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो इनने क्या कुछ कहा, किस तरीके से आप रोड मैप बनाते हैं, क्या कुछ करते हैं और क्या ब्लूप्रिंट है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे आपसे, क्योंकि फ़िलहाल तो आप समीक्षा कर रहे हैं, इसलिए अभी ब्लूप्रिंट की बात नहीं करते, लेकिन जल्दी जानेंगे क्या ब्लूप्रिंट है और किस तरीके से इन सारे डिपार्टमेंट्स में काम करने वाला है। फिलहाल तब तक आप देखते रहिए परिवर्तन डिजिटल, मीनाक्षी सा के साथ। धन्यवाद।